चलिए अब आते हैं पहले न्यूज पे। यूक्रेन में हमारे प्रधानमंत्री जी गए। अभी क्वेश्चन आया था हॉर्टिकल्चर का, देखी है नहीं देखी? उसमें आया था ना कौन कौन से एमओयू पर साइन हुआ, किस देश के साथ, आया था क्वेश्चन। हमको अब ये देखना है, नजरिया बनाए रखना है कि हमारा देश के साथ कैसे कैसे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। 4 समझौता किए हैं यूक्रेन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूक्रेन विजिट करने वाले प्रधानमंत्री में तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं शायद। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर मोदी जी। कहते 4 क्षेत्र कौन कौन सा, याद रखिएगा, अभी पूछा है ना। ये है कृषि क्षेत्र, खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद और कल्चर, संस्कृति। फूड चेन से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और कल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। 4 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यही आया था इसके संदर्भ में, G7 के संदर्भ में आया था ना। चलिए किस किस पर एमओयू हुआ है, तो ये 4 बातों पर हमारा और यूक्रेन के साथ संबंध बना। ठीक है, यूक्रेन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में गए हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है। आप भी किसी विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़िएगा तो वहाँ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। फॉरेन, जैसे हम जर्मन सीख रहे थे, फ्रेंच सिखाया जाता है, वैसे ही अमेरिकन ब्रिटिशर्स अंग्रेजी सिखाया जाता है। तो वो आप कॉलेज में पढ़िएगा, क्योंकि आपको अब्रॉड जाके काम भी करना होता है, और भारत तो एक बहुत बड़ा बाजार है। तो प्रधानमंत्री जी किस कॉलेज में गए थे, तो स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में गए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात को लेकर विवाद हुआ कि हर कोई से प्रधानमंत्री गले मिलने लगते हैं, बेचारा को दाब के मार तो नहीं देंगे मतलब ऐसा पूछा गया किन से, जयशंकर जी से। तो उन्होंने क्या बोला, भैया ये हमारे कल्चर का पार्ट, ये आपके कल्चर का पार्ट, उनके कल्चर का पार्ट रहे या ना रहे, लेकिन अपने कल्चर का पार्ट है। देखिए एक भी बहुत बड़ी बात, जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो छोटे छोटे पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, आचार्य करेंट अफेयर। आजकल पीटीओ में ऐसा बेतुका क्वेश्चन दे रहा है, पता है पढ़ाई से। तो ये एक घटना घटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गलत समाधान, ठीक है, वही बात है, और कुछ है? हाँ, किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा, 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पोलैंड से ट्रेन से गए यूक्रेन। हो, अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए कितना छुपा हुआ क्वेश्चन है, आज तक किसी को पता नहीं होगा इसी क्लास में किसी में, किस ट्रेन से गए भैया। जैसे गांधी जी गए थे ना ट्रेन से, किस ट्रेन से गए? देखिए फोर्स 1 ट्रेन से 10 घंटे की यात्रा के बाद शुक्रवार को कीव पहुंचे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स 1 ट्रेन। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए ये हो गया। चलिए हाँ, हाँ, हमने पोर्टेबल हॉस्पिटल का आविष्कार किया है, और उसका नाम क्या रखा, पढ़े थे पहले, भीष्म नाम रखा है। अगर आपको पहाड़ी इलाका में हॉस्पिटल लगाना है, तात्कालिक हॉस्पिटल लगाना है, तो आप हवा से ही, मतलब वायुयान से ही आप उस हॉस्पिटल को छोड़ेंगे, नीचे आके एकदम कैंप बन जाएगा। तो उस तरह का भीष्म, हमने 4 भीष्म जो है हॉस्पिटल, वो यूक्रेन को दिया कि भैया आप भी लड़ रहे हो तो आप भी भीष्म का फायदा उठाइए। एक अच्छा बात, युद्धग्रस्त क्षेत्र में आप डायरेक्टली हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए, विद्यार्थी घर, अच्छा ये सेक्शन यूपी में बहुत पहले शुरू हो चुका है, पटना में। अभी आप देखेंगे यूपी में नौकरशाह लोग आके एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे थे, उसका क्या नाम था, ध्यान नहीं है उस प्लेटफॉर्म का नाम, यूट्यूब पर डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है। उसी तरह बिहार के शिक्षक को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप भी एनसीईआरटी का कोर्सेज जो है ऑनलाइन आकर पढ़ाइए। और वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि दीक्षा, निष्ठा और स्वयं प्रभा समेत अन्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा बिहार में फ्री पढ़ाया जाएगा। इससे कोचिंग इंडस्ट्री को घाटा लगेगा, इनका कहना है। लेकिन शिक्षक कितना कैपेबिलिटी से पढ़ाते हैं इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आज जो नया टीचर नियोजित, आज जो नया टीचर बन गए हैं, वो तो पोटेंशियल है, वो पढ़ाना चाह रहे हैं, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो पोटेंशियल कितना ऑनलाइन में क्या खा रहे हैं, मत खाइए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार करंट है। अगला है, अब देखिए 13 शिक्षक तो याद नहीं होगा, लेकिन 13 शिक्षकों को अवार्ड मिलने जा रहा है बिहार के। ये बिहार के 13 शिक्षक को किस संदर्भ में अवार्ड मिलने जा रहा है, तो ये है, यहाँ देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये नवाचार, ये 13 टीचर बिहार में नवाचारी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। सर कौन कौन है, तो ये देखिए, मृदुला कुमारी है, कुंदन कुमार नवीन है, जितेंद्र कुमार है, शोभा कुमारी है, पवन कुमार सिंह है, निशी कुमारी है, मनीष चंद है, रुबिला कुमारी है, सुजीत कुमार सिंह है, ममता कुमारी है, मुकेश कुमार है, कविता रानी और अनुराधा कुमारी। अब ये देखना आपका काम, इतना तो पूछेगा नहीं हमको लगता है,
इतना नहीं पूछेगा। लेकिन शिक्षण कार्य में असाधारण कार्य के लिए एक प्राइज आपको दिया जाता है ईरा के माध्यम से। या ईरा का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ईरा भारत बिहार के कितने शिक्षकों को अवार्ड दे रही है, तो 13 शिक्षकों को यह अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ खाली चाय का कप है, पानी का नहीं है। चाय का एडिक्शन किसको किसको इस क्लास में? सबको है। चलिए, शुगर हो जाएगा आप लोग को जल्दी। हाँ, चाय पीने वाला सबको शुगर हो रहा है, पानी पिएगी। चलिए, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। देखिए, पहले पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर प्रेशर बना रहे थे, हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। लेकिन सरकार ने एक नया पेंशन स्कीम ही जारी कर दिया कि भैया जाइए, आप प्रेशर कर रहे हैं तो हम एक नया हमारा रहेगा, तुम्हारा क्या रहेगा, सरकार हमारा है। तो अब ये चर्चा में बहुत है, इसका हर एक पॉइंट समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आ गया तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। पहला नाम है यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि आप रिटायरमेंट के पास जितना आपका मूल वेतन मिल रहा है ना, बेसिक पे स्केल है, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाए। ये एक अच्छा, देखिए पहले तो बहुत ज्यादा मिलता था, अब उस पर नहीं बात करते, जो नया कंसेप्ट है उसी पर बात करते हैं। तो 50% देने पर तो राजी हुए, लेकिन कंडीशन रखे कि बाबा 25 साल काम करोगे था, ये ना कि 2 साल काम किए और बीआरएस लेके चले गए। अभी बीआरएस लेने का है ना, कौन काव्या मिश्रा ने ली है बीआरएस, और अभी एक जगह के टीएम भी लिए हैं बीआरएस। हाँ, गुप्तेश्वर पांडे बेचारे जोश जोश में ले लिए। एक और राजस्थान के बहुत प्रचलित डीएम थे, वो भी बीआरएस लेके राजनीति में घुसे। लेकिन हाँ, वो भी हाँ, लेकिन उनका तो पुरने वाला था, उससे पहले थोड़ा सा ले लीजिए। बीआरएस का क्या समस्या है कि आप कभी भी चाहें तो अपने जॉब को क्विट कर सकते हैं। तो वो बोले कि ना, तुम लोग 1 साल 2 साल करके भागोगे तो पैसा नहीं देंगे हम। पैसा कब देंगे? तो 12 महीने की बेसिक पे इनकम का 50% होगा, 25 साल आपको सर्विस करना। ये हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला कह रहा है कर्मचारी की मौत होने पर फैमिली को पेंशन मिलेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट, पहले भी मिलता था। हाँ, फैमिली मतलब ही नहीं है कि बच्चा के मिलेगा, नहीं। फैमिली मतलब होता है मैं और मेरी पत्नी, उन्हें क्या मच्छर वाला, तो मच्छर वाला, अब मच्छर नहीं काट रहा इस रूम में, तो बंद कर दीजिए पर्दा। चलिए, कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम हो तो 10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगा। अगला 2004 से 2025 तक रिटायर हुए उनको भी लाभ मिलेगा, ये अच्छा बात है। और सरकार का योगदान 18.5% होगा और 1 अप्रैल से 2025 से यह लागू होगा। यानी बाकी योगदान किसका होगा? जो आपका कट रहा है उसका होगा। तो सरकार भी अपना योगदान करेगी, आपका तो अपना है ही। अभी क्या होता है, अभी आपको पूरा पैसा मिल जाता है, जो आपका पीएडीएस जो कटता है वो सारा पैसा आपके रिटायरमेंट के वक्त आपको मिल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके पेंशन स्कीम में भी कुछ पैसा जाए, ये बात है। ठीक है, तो इसको समझिए यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम। अब ये नहीं हम समझ रहे हैं कि भैया ये बेहतर कि ये बेहतर, वो हमारे अभी पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो कि वो बेहतर या ये बेहतर नहीं। अभी देखिए, राज्य सरकार का अपना होता है, जो आप बिहार में जॉब करते हैं, हाँ, ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को राज्य सरकार लागू कर सकती, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हाँ कर भी दी, वही करे लागू कर सकते, लेकिन हम चाहेंगे नहीं हमारा चलेगा, तो बिहार का अपना चल रहा है। 7वां पे कमीशन वहां ला दिया, अभी तो यहाँ 5वें से 6ठा चल रहा है, लगता है कि 5वां चल रहा है ना, तो इसलिए वो राज्य पर निर्भर करता है। हाँ, अब वो देखिए यही कहेगी कंपटीटिव हो जाएगा। वहां यहाँ जो शर्त रखा गया, वहां शर्त रखा गया है, वहां शर्त नहीं है, यहाँ शर्त है। ओल्ड पेंशन स्कीम आपके जॉब के आधार पर आपको मिलेगा, ये शर्त है कई सारा। बेसिक पे हाँ, देखिए 1 साल पे सरकार इंक्रीमेंट करती है 2%, 1%। सेंट्रल जॉब में है कि नहीं गार्जियन नहीं है, तो इंक्रीमेंट होता है हर साल। तो वो जिस साल आप रिटायर कर रहे हैं उसी साल आपका ये इंक्रीमेंट दिखाई दे, उसी आधार पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मत सोचिए सेंटर, आप लोग स्टेट सोचिए। बिहार अभी बहुत जॉब दे रहा है, बिहार का ले लिए तो बहुत अच्छा है। और अभी सुने ही कल से तो खूब चर्चा है, रियली इस बार बहुत अच्छा वैकेंसी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, हो सकता है कि हमारा कल्पना गलत साबित हो या सही साबित हो, ये भी हो सकता है।
एसडीएम आ सकते, देखिए एसडीएम का 2 साल से वैकेंसी नहीं आया, आप ये बात समझिए। 67वीं में आया है, नहीं 67वीं में आया है, 67वीं में आया है। हाँ ये बात है। चलिए यहाँ आते हैं भाई, आने दीजिए, जब तक तैयारी भी तो कर लीजिए, ये हालत में होगा? 5 दिन आते हैं लोग, 5 दिन गायब। रियल बात यही है ना कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, नहीं तो रिजल्ट ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं ना, खुद के साथ टाइम पास करते हैं कि हमारा टाइम पास हो गया, बस काम चल गया। अगर रेगुलर पढ़िएगा तो क्यों नहीं रिजल्ट होगा। चलिए, तमिलनाडु में एक मैटर चला, वहां एक मंत्री ने कुछ बोल दिया और उसको लेकर राज्यपाल नोटिस जारी कर दिया। मैटर चला गया कोर्ट में, पर मद्रास हाईकोर्ट बोला कि नहीं भैया, राज्यपाल कोई पावर नहीं है कि अपने से डिसीजन ले ले, तब तो राज्य मशीनरी खत्म हो जाएगा। तो ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सिफारिश से मंत्री को हटाने का अधिकार है, ऐसे अधिकार नहीं। सिंपल। और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये किस अनुच्छेद में बात किया गया था? अनुच्छेद 136 की बात किया गया कि अदालत दखल भी नहीं दे सकता है। हमको मुझे बोल रहे हैं ना कि हाँ हटा दीजिए, राज्यपाल बोला है, ऐसा हम कर नहीं सकते, ये मुख्यमंत्री कर सकते। ठीक है, चलिए, खेल मंत्री भी बन गए, खेल मंत्रालय भी बन गया। इसके पहले का जनवरी का न्यूज चुकी है, नीतीश कुमार जी बोले कि भैया मेडल और जॉब पाओ। तो कह मेडल और नौकरी पाओ की संकल्पना पर नियुक्ति पत्र भी दिया गया खिलाड़ियों को। अब ये महत्वपूर्ण योजना है, कहता है कि आप कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतिए, हम आपको जॉब देंगे। जैसे अभी वो असम की एक खिलाड़ी थी, क्या नाम, उनको डीएसपी बनाया गया था, हिमा दास डीएसपी बनाया गया। हर राज्य में बनाया जाता है, जैसे नीरज चोपड़ा को डायरेक्ट बना दिया जाएगा, हरभजन सिंह को भी बना दिया गया, और देखिए धोनी को तो कैप्टन बना दिया गया। तो ये सारा होता है। लेकिन बिहार में पहले खेल मंत्रालय अलग से कोई विभाग था नहीं, पहली बार खेल मंत्रालय बिहार में एक विभाग बना, पहली बार। दूसरी बात, खेल मंत्री पहले कौन बने? बिहार के पहले खेल मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह, जो राजद के थे, अब तो नहीं। तो बिहार खेल मंत्रालय को गठित किया है और बिहार भी अब खेल पर फोकस कर रहा है, इसलिए हम लोग भी अब स्टेडियम छोटा छोटा बनाने में लगे हुए। एक बात बताता हूँ, खेल गांव में ज्यादा दिखाई देता है शहरों की अपेक्षा, लेकिन गांव में फील्ड में नहीं। हम लोग धान काटे के इंतजार करते रहते हैं कि धनवा कटे तब खेतवा खाली हो, तब पीच पाच के पीच बनाए, है ना, देखे हैं? नहीं सर, हम लोग तो छोटा छोटा गेम में काम चला लेते हैं। चलिए, तो ये योजना याद रखिएगा, मेडल पाओ और नौकरी पाओ योजना। ठीक है, सरकार स्कॉलरशिप भी दे रही है और खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत हर राज्य में खेल को प्रमोट भी किया जा रहा है विश्वविद्यालय के स्तर पर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ये ऑलरेडी 2-3 बार बता चुके हैं, तब भी एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। हमने सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक उपलब्धि हासिल कर लिया। सूर्य के करीब पहुंचा आदित्य 11 मिशन लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर एस्टेब्लिश हुआ है। कितना लाख किलोमीटर की यात्रा किया? 15 लाख किलोमीटर की यात्रा किया है। और कितना दिन की यात्रा किया है? 126 दिन की यात्रा किया है। कितना वर्ष तक ये काम करेगा? 5 वर्ष तक ये काम करेगा। देखिए, छोटा छोटा फैक्ट है, लेकिन हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, आपको आइडिया नहीं। ठीक है, अच्छा, कितना लैग्रेंजियन पॉइंट है सूर्य के पास? 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, जिसमें L1 पर हम एस्टेब्लिश किए। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब पहुंचा है और कब गया है। तो 2 सितंबर को ये यहाँ से छोड़ा गया है और जाके पहुंचा है ये कब पहुंचा है? जनवरी में पहुंचा है, 22 से 26 ऐसे ही कुछ, 12 जनवरी है, देख लीजिएगा। तो जनवरी में यह पहुंचा है, जाके यहाँ पर होना चाहिए, नहीं दिया है, 12 जनवरी होगा, देख लीजिएगा, जनवरी में जाके पहुंचा है। ठीक है, 126 दिन की यात्रा पर। तो हम करेंगे क्या? तो इसमें 6 पेलोड करके हम लोग भेजें और यह सूर्य की परिक्रमा करने वाले चीजों को देखेगा और वहां से डाटा हमको देगा। मोबाइल बंद कर दीजिए। अच्छा, देख रहे हैं, वो देख लीजिए। कहते हैं कि बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट निकला है, उभरा है, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर इतने बड़े स्तर पर काम हुआ। आप पर्दा खोल दीजिए, नहीं तो उमस भरने लगेगा। हाँ, तो अगर महिला सशक्त हुई है तो बिहार सरकार कह रही है भैया सशक्त हुआ है तो हम सशक्तिकरण देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। और वही काम बिहार सरकार महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव के आकलन के लिए काम कर रही है। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2008-9 में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया। जेंडर बजट समझते हैं ना, कि महिलाओं के लिए अलग से वित्त का प्रावधान करना, कि भैया महिला डेवलपमेंट के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। और ये शुरुआत तब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008-9 जेंडर बजट।
कहा गया कि वर्तमान में 21 विभागों को जेंडर बजट के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसको 37,949 करोड़ रुपया दिया जाए। ठीक है, कहा जा रहा है कि वर्तमान में 23-24 के बिहार सरकार के कुल बजट में 37,949 करोड़ रुपया मतलब 14.5% जो पैसा है जेंडर बजट में खर्च किया जाए। तो ये जेंडर बजट होता क्या है, तो एक विशेष लिंग को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जो कार्य करने के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है उसी को जेंडर बजट कहता है। और वो लिंग पुल्लिंग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो स्त्रीलिंग पर काम करते हैं ज्यादा, तो स्त्रीलिंग वाला हो। ठीक, याद कीजिए 2004-5 में नीतीश कुमार का गवर्नमेंट आया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस आकलन में एक बात का और ध्यान रखा जाएगा, जो 35% रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जा रहा है उसका लाभ इनको पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बोला गया कि भैया बिहार का स्थिति तो बद से बदतर। जैसे आप गांधी मैदान घूमने जाते हैं सवेरे सवेरे या पार्क घूमने जाते हैं और आपको पता चला घूमने गए हैं उससे ज्यादा प्रदूषित आप हो गए, जितना स्वास्थ्यवर्धक नहीं है उससे ज्यादा प्रदूषण। आपके सबसे अच्छा एरिया जो घूमने वाला है अभी तो मैरिन ड्राइव का एरिया विकसित है, वहां स्वच्छता भी है और ज्यादा वाहन का आवागमन नहीं, तो वहां भी लोग जाते हैं। खैर हर बार थोड़ी वहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे मेन एरिया, जैसे आपका जंक्शन एरिया हो गया, बोरिंग रोड हो गया, आपका गांधी मैदान एरिया हो गया। और अभी निर्माण कार्य कर रहा है तो PM10 और PM 2.5 ये समझते हैं। PM10 और PM 2.5 ये पार्टिकल्स का आकार होता है छोटा छोटा, जितना पार्टिकल छोटा होगा उतना आपके लिए खतरनाक होगा। तो हम पार्टिकल के दो साइज को बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड मानते हैं, वो है PM 2.5 और PM10। ये अगर आपके शरीर में चला जाएगा तो आपके फेफड़े को प्रभावित करेगा। तो इसका भी एक रेगुलेशन रखा गया है कि भैया इतना PPM से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए और कितना है इसकी बात यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है देश के 250 शहरों में बिहार का भागलपुर सबसे प्रदूषित। ठीक है, ये किसका रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट भी हर किसी का होता है, आपको उसमें वो दिया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह रिपोर्ट है। हाँ ये नया वाला रिपोर्ट, यही तो बता दिया आपको कि ये पुराना वाला रिपोर्ट है। इसमें भागलपुर को नंबर 1 पर रखा गया है। कहाँ गया भागलपुर, भागलपुर का नंबर देखिए PPM कितना 382, अररिया का फिर 330, फिर राजगीर का 319। तो ये आपको इसलिए क्लास में बता दे रहे हैं कि हर का अपना अपना रिपोर्ट होता है, उसके अनुसार किसी और शहर का हो सकता है, किसी और शहर का हो सकता है। कभी आप बेगूसराय सुनिएगा तो कभी सुनिएगा पटना में इतना PPM हो गया, ये सबसे ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट कौन दे रहा है इसके आधार पर निर्भर करता है। तो एग्जाम हॉल में ये सावधानी बरतना जरूरी। ठीक है, कहता है कि सूबे के 14 शहरों में 9 शहरों की हवा खराब श्रेणी में आती है, 6 शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में आती है। इसका मतलब समझे, हम चेन्नई गए इंजीनियरिंग करने तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, शायद साउथ इंडिया के बारे में आपको आइडिया है या नहीं। तो एक सीनियर बोले कि भैया 9 महीना तो ठीक है, 9 महीना तक बर्दाश्त करो। फिर बोले 3 महीना, तो 3 महीना तक और बर्दाश्त करना पड़े, मतलब 3 महीना और ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो 13 शहर का स्थिति तो खराब है ही, 14 शहर का, उसमें 6 शहर का स्थिति बद से बदतर। ठीक है, और यही है आकलन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, हाँ ये न्यूज आपको लोग के लिए रखे हैं बचा के। दुनिया जहान में जो चल रहा है उससे आप भी अवगत हो। अब बिहार इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बिहार में वो सारा केस हो रहा है जो भारत में और कहीं कहीं नहीं हो रहा। रील्स बनाते मना किया गया कि भैया रील्स मत बनाओ, तो पत्नी ने मायके वालों के साथ मिलकर पति का ही हत्या कर दिया कि भैया अब तुम्हारा ही रील बना के हम वायरल करेंगे। ये ऐसा पहला केस नहीं है। सोशल मीडिया के कारण, अभी रिपोर्ट है जो सोशल रिपोर्ट है, सोशल मीडिया के कारण तलाक की घटनाओं में वृद्धि दिखाई दी, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अब सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं, पुरुष ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं और इसके कारण सामाजिक और पारिवारिक जीवन है वो विच्छेद हो गया। तो ये एक बड़ा इशू है जो बिहार में दिखाई दिया है। तो रील्स, इसलिए अब ये इश्तेहार देखते होंगे कि तोहर बेटिया रील्स नहीं ना बनाती है, तो नहीं, और ऐसी गाना बजने लगता है तो डांस करने लगती है। ये देखे हैं, सारा जो ऐड होता है वो सोशल ऐड होता है। सोशल, आप देखिए हर चीज को बारीक से समझिए। सोशल ऐड मतलब होता है कि समाज में जो घटनाएं चल रही हैं उसी के इर्द गिर्द उस तरह का ऐड क्रिएट किया जाए। जैसे टाटा का ऐड देख लीजिए, हमेशा जागरूकता फैलाने वाला हो,
होता है ना। उड़ीसा की लाल चींटियों की चटनी को जीआई टैग दिया गया है। देखिए चींटियां हमेशा प्रोटीन शेक का काम करती हैं, नहीं पता है। लाल चींटियां जो है वो छोटकी वाली नहीं, गांव में जाएगा बड़का बड़का लाल चींटी दिखाई देगा। हाँ हाँ हाँ, काला खोटा खोटा कहते हैं हम लोग गाँव में। काला जो रहता है खोटा कहते हैं, और लाल जो रहता है लाल चींटी कहते हैं। और ये छोटकी चींटी आई तो बहुत खतरनाक है, पकड़े हुए नहीं करेगी और काटे भी ज्यादा। और एक बार चींटी काटे के देखेगा वहां पर पूरा फूल जाएगा, इतना विष होता है उसमें। खैर जो भी हो, उड़ीसा के सिमलीपाल काई चटनी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि क्या होता है कि चींटियों को पीस पास के चटनी बना देती, हाँ तो स्वाद भी लगता है, और ये शरीर के लिए स्वाद नहीं। ये बात देखिए आप, एक कौन है जो जंगल में जीवन बिताते हैं, वो वेयर गिल्स। सांप काटते हैं, बिच्छू खाते हैं, प्रोटीन के लिए केंचुआ उचुआ सब खाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। एक और यूएनओ का रिपोर्ट सुन लीजिए, वो दिन दूर नहीं जब कीड़े मकोड़ों से प्रोटीन आपको मिलेगा, और आप कीड़ा मकोड़ा पीस के भूंज के खाइएगा। आज भी खाते हैं मछली, ऐसे मुंह बना रही है, वो प्रोटीन दायक है, समझे नहीं। क्योंकि कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसका भी तो हम लोग कुछ यूज करेंगे, मनुष्य है ना। यूएनओ का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं। सब शाकाहारी लोग मुंह बनाते रहेंगे खाली। चलिए आते हैं आगे। 11 जिलों में रक्षा मंत्रालय खोलेगा स्पर्श सेवा केंद्र। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। स्पर्श सेवा केंद्र का मूल उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है? तो जो भी रिटायर हो गए हैं सैनिक और जिनको पेंशन का समस्या है, तो उन समस्याओं के निवारण के लिए जो केंद्र खोला जा रहा है उसका नाम है स्पर्श सेवा केंद्र। ये कुछ समझ में आया? ठीक है सुनिए, तो बोला जा रहा है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। अब समझ गया क्या सिस्टम है स्पर्श? तो पेंशन के लिए एक तरह का व्यवस्था है, ठीक है। तो कहता है रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन समेत अन्य समस्याओं का समाधान करने का काम करेगा स्पर्श सेवा केंद्र, ठीक। कहता है कि आप जिंदा, अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको एक बात पता होगा कि हर साल आपको जाके दिखाना पड़ता है बैंक में कि भैया जिंदा है कि नहीं। वो हर साल आपका हाँ लास्ट पेपर, और सब पेंशन जो खा रहे होंगे सबको पता है, दादा से मांगना है। हाँ इधर। तो स्पर्श सेवा केंद्र के माध्यम से जो नागरिक सैनिक थे भूतपूर्व, उनके बारे में साल दर साल उनका जीवन प्रमाण पत्र भी हमको मिलता रहे। तो स्पर्श सेवा केंद्र का मूलभूत मोटिव भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन को रेगुलेट करने के लिए या उनकी समस्याओं के समाधान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। ओपेनहाइमर, ये मूवी देखे कि नहीं देखे? ये को देखे, बाकी सर मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह में क्या नाम लेते हैं तो देखेंगे क्या। आज तक हमें इसका ओरिजिनल प्रिंट खोजे मिला नहीं तो नहीं देख पाए। बाकी डबिंग प्रिंट है मेरे पास तो वो देखे नहीं, लेकिन अच्छा मूवी है, इतना अवार्ड। लेकिन जो अवार्डी मूवी होता है ना सबको पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड मूवी है। लेकिन ये मूवी अच्छा है जैसा कि मैंने सुना है। कहता है कि लॉस एंजलिस में, पहली बात तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया है? लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया गया, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, इसको गोल्डन ग्लोब 2024 के नाम से के पहले 1944 में इसको शुरू किया गया। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है ओपेनहाइमर हो गया। कहते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन को मिला है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। ये मूवी देखे हैं? छोड़िए नहीं मूवी देखे होंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए मिला है। और सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आप सभी जानते होंगे, जूनियर को नहीं जानते हैं? इन्हीं को बोला जाता है आयरन मैन। आयरन मैन देखे? ये तो बिल्कुल नहीं देखी, हॉलीवुड मूवी नहीं देखती है। आयरन मैन सीरीज में यही दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली बॉर्बी मूवी है। और सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरियल जो मिला है सक्सेशन को मिला है। आजकल वेब सीरीज भी खूब आ रहा है ना, वेब सीरीज भी खूब आ रहा है। हाँ महाराजा 2 है, एक है जो साउथ के हीरो बाल्टी वाला है, और एक जो महाराजा है वो है मंदिर को लेकर कमेंट किया गया, जैसे ओ माय गॉड बना है ना, वैसे ही महाराजा एक साउथ का बना है। तो महाराजा 2 मूवी, तो वो जो डस्टबिन वाला है, ठीक, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी, बहुत अच्छा ही मूवी, स्टोरी दमदार है। हाँ
ऐसा नहीं कि हम मूवी देखने को प्रेरित कर रहे हैं। देखिए कुछ मूवी देखना ही चाहिए, जैसे आप 3 इडियट नहीं देखे हैं तो बहुत बुरा है, क्योंकि आप सीखिए कैसे। आपको लगता है कि बुक आपको सिलेक्शन सिर्फ दिला देगा, नहीं, एक माध्यम है। कुछ और भी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, कुछ नया करने को, इनोवेशन करने को बताती हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शीतल पारुल समेत 26 को मिला है अर्जुन अवार्ड। यहाँ देखते जाइए। क्रिकेटर सब में भी इसमें है, फोटो वायरल खूब हुआ था, क्योंकि इनका अपनी पत्नी से तलाक हो गया था, उस समय विवाद चल रहा था, तो उस समय खूब चर्चा चला है। तो कहा जा रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसको मिला है, तो चिराग और सात्विक जो बैडमिंटन प्लेयर हैं उनको मिला है मेजर ध्यानचंद मेडल। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में ललित कुमार को मिला है कुश्ती के क्षेत्र में, वहीं आरबी रमेश को शतरंज के क्षेत्र में, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में, शिवेंद्र सिंह को हॉकी के क्षेत्र में, गणेश प्रभाकर देव रुखम को मल्लखंब, वो जो होता है खेल, मल्लखंब खेल जानते हैं, मल्लखंब जो ऐसे 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 वाला मल्लखंब जो घुमाते हैं, हाँ हाँ। बाकी क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, सॉरी द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत हो गया, और फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी हो गया, और उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार हो गया। तो 4 श्रेणी का पुरस्कार हम लोग यहाँ पर देख, नाम आपको देखना होगा। हाँ, ये सब फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर क्वेश्चन सेट करने वाला क्या है ना, वो फोटो याद रहता है। न्यूज पेपर से आ रहा है, क्या बोला जाता है कि सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिए, आपका 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ हेडिंग से, अंदर पढ़ो मत कीजिए न्यूज पेपर का। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मेन हेडिंग तो सारा बता देता है। कहा आप देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण आया, स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार कहाँ खड़ा है, बाकी राज्यों के संदर्भ में पढ़ा चुके हैं क्लास में ऑलरेडी, नहीं पढ़ाए तो दोबारा पढ़ा दिए ना, इसको तो याद है नहीं, सार हो गया पुरातन काल, दोबारा रिवाइज करवा देंगे, दोबारा रिवाइज करवा देंगे। पटना और सुपौल 2 को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है, और ओवरऑल स्वच्छता अभियान में बिहार को रैंक मिला है 15वां। बिहार को क्या रैंक मिला है, 15वां रैंक। कहता है कि बिहार से पटना और सुपौल को कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है, वहीं पटना नगर निगम को, सुन लीजिए छोटा सा बात, पटना नगर निगम को ओडीएफ का प्रमाण पत्र दिया गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब बाहर में कोई शौच नहीं कर रहा। यद्यपि ये सही नहीं, लेकिन हाँ पहले के अनुपात अभी कम हुआ। जैसे गांधी मैदान एरिया आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा, तो आप देखिएगा वहां पर शौचालय बना हुआ है, 2 रुपया का सिक्का डालो और शौचालय का गेट खुल जाता है। ये व्यवस्था ठीक है, लेकिन अभी मेंटेनेंस पूरा है नहीं, अभी जाइएगा तो आधा शौचालय बंद हो वाला। बात ये नहीं कि लोग बाहर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप सुविधा दे रहे हैं या नहीं दे। जैसे इस एरिया में पूरा घूम जाइए, आपको शौचालय नहीं मिलेगा। कहाँ, पीछे नहर के पास हो, वो नहर भी कितना दूर है, दूर ही है यहाँ से। यहाँ अशोक राजपथ में बीच में एक है शौचालय, जो कृष्णा घाट जाते हैं वहां पर मोड़ पर, लेकिन वो कितना है और कितना दिखाई देता है। अरे स्टेशन पर तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है। तो ओपन डेफिकेशन फ्री करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, और नगर निगम उस स्तर पर काम करता है। तो आते हैं, कहते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार कितने शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल किया गया, 4477 शहर। फैक्चुअल पॉइंट है, 4477 शहर। अगला, इस बार प्रतियोगिता में 2 श्रेणियों में रखा गया, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला और 1 लाख से कम जनसंख्या, 2 कैटेगरी में शहरों का रैंकिंग किया गया। ठीक है। कहता है ऑल इंडिया रैंकिंग में पटना का स्थान 265वां, यहाँ दिखा देते हैं डायरेक्टली। देखिए बिहार राज्य में स्वच्छता श्रेणी में सबसे अच्छा जिला कौन सा है, पटना, या सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, पटना। लेकिन भारत में इसका रैंकिंग कितना है, तो 262। ये बात समझ गए। दूसरा, गया का रैंकिंग वो पटना में, बिहार में कितना है, सेकंड, लेकिन भारत में कितना है, 2002। समझ रहे हैं, 4477 शहर में से हमारा स्थिति क्या है। अच्छा, जबकि पटना नगर निगम सबसे एक्टिव नगर निगम है। देखिए पूरा कल्चरल हेरिटेज बना दिए पटना को मिथिला पेंटिंग से, हर जगह मिथिला पेंटिंग लगाए हुए। अगला, बक्सर का स्थिति 3rd है, दरभंगा 4 पे, और डालमिया नगर डेहरी 5 पे। तो ये है हमारा बिहार का कुछ जिला या शहर जो इस स्वच्छता रैंकिंग में इस बार दिखाई पड़ रहा। 15 ना, मतलब ओवरऑल स्टेट वाइज, जैसे पहला हो गया अगर केरल, तो दूसरा हो गया यूपी, ऐसे करके मैं 15वें श्रेणी पर हम। ठीक है।
कहता है भागलपुर मुजफ्फरपुर ये सब पिछड़ गए और पटना राष्ट्रीय रैंकिंग में 6ठे स्थान पर आया है। किसमें? तो गंगा किनारे शहरों में पटना का रैंक कितना है? 6ठा। क्योंकि देखिए जब स्वच्छता सर्वेक्षण पढ़ाएंगे आपको तो कई कैटेगरी में बटा हुआ है, तो गंगा किनारे शहरों में पटना का स्थान कितना है? 6ठा। उसी तरह पढ़िया दिया हुआ, सुल्तानगंज दिया हुआ, फतुहा, हाजीपुर सारा देखे ना ये शहर। चलिए देखें भागलपुर मुजफ्फरपुर जो है गंगा के किनारे स्वच्छता शहरों में इस बार पिछड़ा हुआ नजर आया। तो ये आपका स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर है। और क्या बताने लायक है? ठीक है। हाँ एक बात और पूछ सकता है, देखिए बिहार में अंक पूछ देता है कभी कभी कि बिहार को 15वां रैंक स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला है, कितना अंक मिला है? तो ये अंक मिला 1815.25, 1815.25। इतना अंक आपको मिला है तो 15वें श्रेणी में आप शामिल। 15वें क्या पटना का 6320 अंक मिला है, 10,500 अंक का होता है। कुल 9500 अंकों का होता है, सॉरी 9500 अंक का होता है, जिसमें बिहार को मिला 1815 और पटना को मिला 6320। तो ये अंक सरकार। अच्छा ये नियम को याद रखिएगा, नियम पूछ सकता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए बिहार एज ए स्टेट पहले सिंगल स्टेट तो था नहीं, हम उड़ीसा के साथ मिले हुए थे, उसके पहले बंगाल के साथ मिले हुए थे, लेकिन जब उड़ीसा के साथ मिले हुए थे तो एक अधिनियम पारित हुआ था। उस अधिनियम का नाम देख लीजिए, उसका नाम है बिहार उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914, क्योंकि 1912 में हमारा फॉर्मेशन हुआ था उड़ीसा के साथ। तो वो ये जो अधिनियम है वो कहता है कि जो भी भ्रष्ट तरीके से पैसा वैसा जमा कर लिए हैं उनके संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, लेकिन उसमें कई सारी विसंगतियां हैं, कई सारे ऐसे अव्यवहारिक अप्रासंगिक कुछ अंश हो चुके थे जिसमें परिवर्तन करना जरूरी था। तो बिहार सरकार बोला कि अगर आप करप्शन करके, अभी बिहार सरकार इस पर कई सारा मकान भी सीज किया था, पीछे याद होगा आप, उसको स्कूल खोल दिया गया था, तो आपके संपत्ति को ले लिया जाएगा और सार्वजनिक हित में डाल दिया जाएगा। तो उसी में से उड़ीसा का नाम हटेगा और बिहार का नाम जुड़ेगा और वो अधिनियम है बिहार उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914। ये बात समझ में आया क्या कहता है अधिनियम? तो लोक संपत्ति पर अगर आप अधिकार कर लेते हैं या गबन करते हैं तो आपका संपत्ति को छीन लिया जाता है। ठीक। आजकल नीतीश कुमार जी खूब डिसीजन लेने में लगे हुए, क्या कि 2025 के बाद मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा वो देखना होगा। लेकिन बड़ी बात है ना कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं और कैपेबिलिटी नहीं देख पाते हैं। तेजस्वी यादव परिपक्व नहीं हुए, मैच्योर। जैसे देखिए राहुल गांधी तपे ना धीरे धीरे, अब देखिए राहुल गांधी के भाषा में मैच्योरनेस दिखाई देने लगा। तेजस्वी यादव को भी कुछ ऐसा ही विजिट पूरे बिहार में करना चाहिए, पूरे बिहार। देखिए फील्ड आपको परिपक्व बनाता है, याद रखिएगा। आपका जब पोस्टिंग होगा तो आपको क्या लगता है ऑफिस में मिल जाएगा? फील्ड वर्क, फील्ड आपको मजबूत बनाता है, फील्ड आपको ज्ञानी बनाता है, फील्ड आपको व्यवहारिक अनुभव देता है, ऑफिस आपको कुछ नहीं देता है। इसलिए एसडीएम डीएसपी सबको तो फील्ड में मार देता है एकदम। एसडीएम का हालत तो और खराब करता है, डीएसपी तो हालत खराब रहने करता है। सबसे अच्छा पोस्ट है बीएफएस का, कर सहायक आयुक्त का, राज्य कर सहायक आयुक्त बीएफएस, बिहार फाइनेंस सर्विस। इसी तरह नियोजन पदाधिकारी बन जाएगा, वो भी ठीक है। ये सब ऑफिस काम, कुछ ही समय का आप मिलेगा, बाकी समय बैठल रहिएगा। है तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है पूछ सकता है, नहीं चाहे तो नहीं पूछ सकता। बिहार सरकार ने कैलेंडर जारी किया जिसको कहते हैं बिहार कैलेंडर। अब इन्होंने 12 पृष्ठ बनाए, 12 महीना 12 पृष्ठ बनेगा ना, 12 पृष्ठ को 12 थीम से जोड़ दिया इन्होंने। अब 12 थीम सब तो याद नहीं हो सकता, ये हम मान सकते हैं, लेकिन कुछ थीम तो हम याद करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे पहली बात, थीम क्या है इस पूरे डायरी का, बिहार कैलेंडर का? तो बिहार ने दिखाई राह, बिहार ने दिखाई राह, ये इस कैलेंडर का थीम। एक थीम भी पूछ सकता है, बिहार ने मतलब सबको राह दिखाया। केंद्र सरकार को भी 3-4 योजना दे दी कि जाओ हमारे जैसा करो, ये है ना। तो बिहार ने दिखाई रहा, उस आधार पर बिहार का कैलेंडर जारी हुआ। कहता है बिहार डायरी 2024 डायरी भी जारी किया और कैलेंडर भी जारी किया गया बिहार सरकार द्वारा। कहा गया कि जनवरी माह को हम महिला सशक्तिकरण से जोड़ दिए। जो पहला जो पृष्ठ है जनवरी माह का, उसको किससे जोड़े हैं? वुमेन एम्पावरमेंट।
अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसको प्रस्तुति पिक्चर के माध्यम से दिखाती है। सरकार लिख तो नहीं सकती है कैलेंडर में। दूसरा जो फरवरी है वो जीविका को दे दिया गया। जीविका दीदी नाम सुने हैं? जीविका दीदी जिनका एस्टेब्लिश किया गया है 2 अक्टूबर 2007 को। बिहार आजीविका मिशन करके कुछ है, उसको जीविका दीदी नीतीश कुमार ने बोला, तो जीविका दीदी अब वो चर्चा में है। ये जीविका, इसे क्वेश्चन भी आ चुका है बीपीएससी में जीविका से। तो कहा जा रहा है जीविका के माध्यम से यह महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन का कार्य कर रही है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि स्व सहायता समूह का नामकरण भी जीविका के द्वारा ही। तो जीविका बिहार का एक बहुत प्रीमियम योजना। देखिए बिहार की प्रीमियम योजना में आ जाइए तो जल जीवन हरियाली मिशन, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन अधिनियम और उसके अलावा जीविका एक महत्वपूर्ण प्रीमियम प्रोग्राम। ठीक है, मार्च में कृषि रोड मैप केम्मा लेकर आए हम लोग, चौथा 23 से 28 तक। लोकार्पण कौन किए इसका? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, उसके अलावा अप्रैल में हम लोग साइकिल पोशाक योजना लेकर आए जो सरकार 2008 में लेकर आई है। इसके अलावा मई में हम लोग लोक सेवा अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर आए क्योंकि यह लोगों को आरटीआई करने का सुख सुविधा देती है। इसी तरह जून को हम लोग समाज सुधार अभियान से नीतीश कुमार जी चलाए थे, मोतिहारी से याद है समाज सुधार अभियान 2 चलाए हैं, पहला और दूसरा। हाँ, और जुलाई में एक हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली नाली प्रोग्राम से जोड़ दिए। ठीक, आप देखिए अगस्त को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जोड़े। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2 अक्टूबर 2016 को लाया गया था। हर कुछ इंपॉर्टेंट है, योजना से पूछता है ना, 8 से 9 सवाल पूछता है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर कौन सा महीना है? अगस्त महीना है, अगस्त महीना। और सितंबर का महीना जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ा हुआ है। सितंबर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से, अक्टूबर जल जीवन हरियाली योजना से। और ये जल जीवन हरियाली अभियान कब लाया गया? 2 अक्टूबर 2019 में। अब नवंबर को क्या से जोड़ा गया? गंगा जल आपूर्ति योजना। क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, गंगा जल आपूर्ति योजना कब शुरू किया गया? 2022 में। क्वेश्चन आता है गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत कहां से? क्वेश्चन ये आया। तो ये सारा थीम बेस्ड कैलेंडर है जो बिहार सरकार ने जारी नहीं दिया है, पृष्ठ नहीं, किसी को नहीं दिया गया होगा। जो जो दिया गया है वो यहाँ पर है। ठीक, तो ये है बिहार कैलेंडर। देखिए ये छोटा सा बात है, हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात है। याद कीजिए बिहार दिवस का थीम पूछा था बीपीएससी ने, हमको बिहार कैलेंडर का थीम कहीं नहीं पूछ सकता है ना, सिंपल बात। तो हम लोग हाँ ये भी पूछ सकता है, ये तो बताइए कि योजना में ये पूछा ही जा सकता है।